नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन साथ ही हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में हिमाचल के एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। और दर्शकों, आज भी हम हिमाचल के एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, आज हम किस रंग के बारे में बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे गीतों की। जी हाँ दर्शकों, लोकगीत की। जब भी हम लोकगीत की बात करते हैं और हिमाचल की बात करते हैं तो कई सारे दृश्य और कई सारी आवाज़ें जो हैं हमें सुनने लग जाती हैं और दृश्य हमें दिखने लग जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मंडी ज़िला से लोकगीतों की। तो दर्शकों, और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी सुभाष राणा जी से, जो कि लोक गायक है और बहुत ही मशहूर है और मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार मैम जी। सबसे पहले मैं अपनी कुल देवी माँ चतुर्भुजा, अपनी जन्म देने वाली माँ बर्फी देवी तथा दूरदर्शन केंद्र शिमला की सभी टीम का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इतने बड़े मंच पे आने का मौका दिया। आज हम बात करेंगे लोकगीतों के बारे में, हम आपसे जानेंगे लोकगीतों के बारे में, बहुत सारी बातें हम करेंगे। लेकिन हम जब भी शुरुआत करते हैं अपने दिन की तो हम एक भजन से करते हैं, और जब भी हम पॉजिटिविटी के साथ अपना दिन शुरू करते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में अगर आप हमें एक छोटा सा भजन सुना दीजिए, हमें और हमारे दर्शकों को। मैं आपके समक्ष भोलेनाथ का एक गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हम मंडी जिला छोटी काशी के नाम से मशहूर है, तो वहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। मना लो भोले बाबा को, मना लो जिसका दिल चाहे, मना लो भोले बाबा को, मना लो जिसका दिल चाहे। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो भी मछली का जूठा, मना लो भोले बाबा को, मना लो जिसका दिल चाहे। अगर मैं धूप चढ़ाता हूँ तो भी अग्नि का जूठा। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोकगीत गाते हैं और इसी में जो है आपको महारत हासिल है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत हमेशा स्कूलिंग से करते हैं, अपने स्कूल से करते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जब आप छोटे थे तो गीतों का तो आपको जो है शौक़ है ही, लेकिन आपका जो स्कूल वाला वक्त था वो किस तरह का गुजरा और किस तरह के शौक़ आपको स्कूल के टाइम पर थे? दामिनी जी, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस टाइम का जो दौर था, स्कूलों में बाल सभाएं होती थी, हफ्ते में जो शनिवार का दिन होता था, तो उस टाइम हमें मंच पे आने का धीरे धीरे मौका मिला। जैसे हमारे गुरुजी हुआ करते थे जी। तो हम बचपन में थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे, फिर भी माता रानी की कृपा से हमने विवाह शादियों, गांव में जो हमारे जो कार्य होते हैं तो वहाँ आगे जैसे कोई शादी होती, जैसे कोई विवाह शादी जन्मदिन, तो वहाँ हमने थोड़ी गाने की शुरुआत की। और स्कूल में तो जैसे हर शनिवार के दिन कुछ ना कुछ हम हर रोज़ शनिवार के दिन कुछ ना कुछ वहाँ गाना पड़ता था हमें। जब मैं हिमाचल के कोई भी ऐसा मेला नहीं जहां मैंने राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जी बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हम स्कूल की बात कर रहे थे और किस तरह से जो रुचि है आपकी बढ़ी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके गुरुजी जो है पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने संगीत का भी शनिवार के दिन आपको सिखाया जाता था और किस तरह से जो है बातें होती थी। तो अगर हम बात करें जैसे कि अभी आपने बताया कि कहाँ कहाँ आपने गाया, ये सब बातें तो हम आगे जानेंगे ही आपसे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं शुरुआत जब हम करते हैं किसी भी कला में, हम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई हमें इंस्पायर करता है, कहीं ना कहीं से हम प्रेरित होते हैं, कोई हमें प्रेरणा देता है। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा, जैसे हम आगे 10th में 10वीं क्लास में पढ़े, आगे +1 में मैंने जब प्रवेश किया तो उस जमाने का दौर था उत्तर साक्षरता अभियान, जैसे गांव-गांव में जाके लोगों को साक्षर बनाना। और वो तो उसी दौरान मुझे भी हमारे इलाके की एक
बुजुर्ग उन्होंने मुझे उस अभियान में जोड़ा। जी। तो हमने गांव-गांव में जाके, हिमाचल का ऐसा कोई भी गांव नहीं, तो हमने नुक्कड़ नाटक के जरिए, वहाँ नाटक के जरिए लोगों को उस शिक्षा के बारे में बताना। तो उसी मंच से मुझे क्योंकि जो मेरी आगे मंच पे आने की जो जैसे झिझक होती है, तो वो टूटी वहाँ पे आके। तो मैंने उसके बाद हमारा जो जोगिंद्रनगर में एक जिला स्तरीय लघु शिवरात्रि मेला होता है, पहली बार मैंने वहाँ गाया। तो उससे पहले मुझे साक्षरता अभियान के दौरान जब गांव-गांव में हम नुक्कड़ नाटक एक एक महीना हम घर से निकल के पहाड़ों में लोगों के घरों में जा के लोगों को नाटक दिखाते थे। तो उस जमाने का दौर था, तो लोग उस जमाने में टेलीफोन, टेलीविज़न थोड़ा कम होते थे, तो लोग रात 11, 12, 1 बजे तक भी हमारा इंतजार करते थे, और वो नाटक और जो हम बताते थे वो बड़े शौक से सुनते थे। तो अगर हम उस ज़माने की बात करें, उस टाइम की हम बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हर 10 साल में टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्निक बदल रही है, और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। लेकिन हम अगर उस दौर की बात करें तो किस तरह से आप लोग ट्रैवल करते थे? जैसे कि अभी आपने बताया कि 1 बजे आप पहुँच रहे हैं, 2 बजे आप पहुँचते थे, तो कितना मुश्किल होता था, या किस तरह से आप उस जगह तक पहुँचते थे? और जब वहाँ पहुँचते थे तो किस तरह का आपको रिएक्शन लोगों से मिलता था? जैसे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हम जब गांव में जाते थे, तो लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते थे, तो जैसे हार बनाकर खड़े होते थे वो। जैसे हम ड्रेस में जैसे 12-13 कलाकार हमने गांव में पहुंचना, तो उन्होंने हार पे नाके हमारा स्वागत करना। तो हमें जो हम जैसे गांव के लोग और उनका जो उसके प्रति उनका जो देखने का शौक़ था, तो तब हम बहुत खुशी महसूस करते थे कि हमें कोई लोग जो है मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो लोगों का शौक इतना था, और मतलब उन्होंने पूरे 1-2 बजे तक उन कार्यक्रम देखना, और मतलब स्वागत सत्कार इतना करना कि हम बता नहीं सकते। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इन्हीं के द्वारा गाया हुआ एक भजन, देव पशाकोट। तो आइए देखते हैं उस भजन को।
दर्शकों, हमने देखा इतना सुंदर भजन। तो इसी के साथ सर, जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि जब आपने ये भजन शूट किया था तो कई सारे जो लोग हैं वो मिलते हैं और एक इंसान कभी भी मतलब नहीं बना पाता है, हमें एक टीम की ज़रूरत होती है, लोगों की मेहनत की ज़रूरत होती है और कई सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, तभी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बन पाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी मैं कि जब आप शूट कर रहे थे या जब आप ये गाना बना रहे थे, ये भजन बना रहे थे, तो किस तरह का माहौल था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप हमें हमारे साथ शेयर दामिनी करें। जी, एक हमारे सेना में कार्यरत एक नौजवान है, तो वो इस पश्चाकोट देव का बहुत ही भगत है। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि राणा जी, मैंने पश्चाकोट देव जी का भजन लिखा है, तो आपने इस गाने को गाना है। जी। और मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो दूर कहीं नौकरी करता है, फौज में लड़का। जी। तो मैंने बोला, आपने अगर गाना लिखा है तो मैं अवश्य गाऊंगा। तो उसने मुझे गाना लिख के दिया और उसने बोला कि राणा जी, मैं इस गाने को आपसे ही मतलब गवाना चाहता हूँ। जी। तो जब मैंने इस गाने की रिकॉर्डिंग की, तो जैसे ये अपर कुल्लू और जैसे मंडी, जैसे जी। चौहार घाटी जो हमारी पड़ती है जी। जोगिंद्रनगर में, वहाँ का आराध्य देव है ये पश्चाकोट। जी। तो थोड़ा लैंग्वेज, जैसे बोली, जैसे हमारा खान पान, हमारा जी। रहन सहन, जी। तो हम जैसे हटके हैं, तो जैसे ये पहाड़ का कल्चर है। जी। तो मैंने इस गाने को रिकॉर्ड किया। जी। और उसके बाद जैसे ये मेरे साथ जो माताएं बहनें जो नृत्य कर रही हैं, जी। तो यही मतलब पहाड़ की एक इनका एक अपना महिला मंडल है। जब इनसे मैंने बात की तो इन्होंने बोला कि हमारा देव है, हम इसमें मतलब आपके साथ नृत्य करेंगे। जब इस गाने की शूटिंग हुई तो पूरा गांव वहाँ पे, क्योंकि जो मंडी जिला का ये आराध्य देव, तो सारे वहाँ के लोग इतने उत्सुक है कि हमने कैसे शूटिंग होती है और ये हमारे आराध्य देव है। तो आराध्य देव की आज शूटिंग हो, तो सारे बूढ़े बच्चे सारे वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे सारे। जी बिल्कुल, जब हम अपनी कला में आगे बढ़ते हैं तो नए नए लोग हमें मिलते रहते हैं और नई नई चीज़ें भी हम सीखते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी। जब आपने शुरुआत की थी अपने लोकगीतों को गाने की और गायकी की, अगर हम शुरुआत करें, जैसे कि आपने सीखा नहीं है, तो कई सारे जो चैलेंजेस हैं, बाधाएँ हैं, वो भी हमें करियर की स्टार्टिंग में देखनी पड़ती है। तो जब आपने शुरुआत की थी गीतों को गाने की, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको मिले थे और किस तरह से, अगर हम कहें कि पार करके आज आप यहाँ पहुँचे हैं? मतलब मंच पे आने के लिए जैसे घबराहट होती है, तो जैसे साक्षरता के दौरान हमने 1-2 साल, हमने पूरी 2 साल तक गांव में जा जा के लोगों को नाटक दिखाते थे थोड़ा। तो हम मतलब जो गाने में थोड़ा हमारा थोड़ा फ्लो बन गया था। तो फिर भी मंच पे आने के लिए एक बार की घटना बताता हूँ। मैं मंडी शिवरात्रि का कार्यक्रम चला था जी। तो मुझे भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिला था। तो हमारे नरेंद्र ठाकुर है, कुल्लू से पहाड़ी लोग गायक हैं, जी। तो उनके मतलब असंख्य उनके पहाड़ी गाने हैं। जी। तो मैंने वहाँ पे अपना कल्चर, जैसे मैं वहाँ मंच पे पहुँचा तो करनाल, रसिंगा, अपने जो पहनावा है, जी। और उसके बाद स्टार में वो नरेंद्र ठाकुर थे, तो मैंने उनकी नाटियाँ गाई। जी। तो नरेंद्र ठाकुर बोलने लगे कि राणा जी, आपने ये 2-3 नाटियाँ नहीं गानी है। तो मैंने बोला, भाई जी, आपके गाने हैं और आपका गाने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। जी। तो जैसी मैंने वहाँ मंच पे मतलब अपनी प्रस्तुति दी, तो पूरा जैसे पूरा करनाल, रसिंगा जैसे मेरे पीछे नृत्य करने वाले, तो पूरा जो शेरी मंच था गूंज उठा। जी। तो दूसरे दिन जैसे अखबारों में मेरे फोटो के साथ कि पहाड़ी लोग गायक सुभाष राणा ने झुमाया, शिवरात्रि दर्शकों को झुमाया। तो हालांकि नरेंद्र ठाकुर स्टार थे, तो उनका जो कार्यक्रम था वो मंच पे आए, तो जैसे उन्होंने जो नृत्य करने वाले थे, तो मतलब जैसे जीन के पैंट के साथ मतलब जैसे गाना पहाड़ी गा रहे थे, तो नृत्य वैसा कर रहे थे। तो चैलेंज था कि एक कला स्टार है और उसके गाने में गा रहा हूँ। तो उसको भी घबराहट थी कि राणा जी, जो आप गाने गा रहे हैं, मेरे 2-3 गाने आपने नहीं गाने। मैंने बोला, भाई जी, जो मैंने प्रैक्टिस किया, अगर मैं बीच में तोड़ दूंगा तो मेरे जो नृत्य करने वाले लोग हैं वो भूल जाएंगे। तो घबराहट भी होती है। ऐसे गाना बड़ा, स्टूडियो में गाना बड़ा आसान होता है, और सामने लोगों के सामने प्रोग्राम प्रस्तुत करना बहुत ही मतलब घबराहट वाला होता है। मैंने हिमाचल के जहाँ भी जिस भी मेले में गया तो लोगों को मैंने नाचने पे मजबूर किया हमेशा। बिल्कुल सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने कई सारे मेलों में गाया है, शिवरात्रि में आपने गाया है, तो मैं चाहूँगी कि जैसे आप कई सारे लोकगीत गाते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी अगर आप एक छोटा सा लोकगीत सुना दें।
कजो नैन मिलाए ओ दिला मेरा, ओ कजो चैन चुराए ओ जानी मेरी, कजो बोला बाला दिल ओ मेरा लुटिया, ओ छावा मारी कने धूपा कजो सुटिया। ओ इस दिलड़ू न माने ने क्या पाया, वो दिन राती रा बिचैन गवाया, वो धोखा दे घर अपना बसाया, वो जिंदे जी करी मार मुकाया। ओ इस दिलड़ू न माने ने क्या पाया, वो दिन राती रा बिचैन गवाया, ओ कजो नैन मिलाए ओ दिला मेरा, ओ कजो चैन चुराए ओ जानी मेरी, ओ आपू डोलिया च बैठी चली पई तू, ओ मिंजो झूठे लारे कजो लांदी रही तू, ओ धोखा दे घर अपना बसाया, ओ जिंदे जी करी मार मुकाया, ओ कजो नैन मिलाए ओ दिला मेरा, ओ कजो चैन चुराए ओ जानी मेरी। जी सर, बहुत खूब, कितनी खूबसूरती से आपने जो है ये लोकगीत हमारे दर्शकों को सुनाया, हमें सुनाया। तो सर, जब भी हम बात करते हैं, जैसे हम कल्चर की बात करते हैं, अपने लोकगीतों की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम चीज़ कहें तो किसी भी गीत में म्यूज़िक होता है। तो जब हम लोकगीतों की बात करते हैं तो हम अपने हिमाचल के वाद्य यंत्रों की भी बात करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं टाइम चेंज हो रहा है और टाइम के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो भी चेंज हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम वाद्य यंत्रों की बात करते हैं तो हिमाचल के जो हमारे अपने वाद्य यंत्र हैं वो कितने ज़रूरी है हमारे लोकगीतों में उनका यूज़ होना और हमारे कल्चर में उनका आना। दामिनी जी, हमारा हिमाचल जो प्रदेश है, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का रीति रिवाज, बाहर के जो दर्शक हैं बरबस यहाँ खींच के लाते हैं। हिमाचल का ऐसा राज्य है जहाँ गांव में अगर कोई शादी, कोई जन्मदिन, कोई शुभ कार्य करना होता है तो सबसे पहले जो हमारे वाद्य यंत्र है उनकी मंगल ध्वनि से ये शुरुआत होती है। आज भी हमारे गांव में ये परंपरा है, परंतु धीरे धीरे ये परंपरा जो है आज जो डीजे हैं उन्होंने ले ली है। जो आगे वाली जो जनरेशन है वो मतलब मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि थोड़ा मतलब जो वाद्य यंत्र को बजाने में थोड़ा वो शर्म महसूस करते हैं जी। और सुनने में और देखने में भी जी। आज के जैसे मैंने हर क्षेत्र में जहाँ भी मेरा शौक है कि मैं शिमला रोड, पालमपुर, आपका चंबा, आपका भरमौर जहाँ भी जाता हूँ तो कल्चर देखने के लिए जरूर जाता हूँ शादियों में। जी। तो जैसे शादियों में क्या होता है, जैसे डीजे लगे होते हैं तो लोग जैसे पंजाबी फिल्मी गानों पे तो नाचेंगे, परंतु फिर भी हट फिर के अंत में क्या बोलेंगे कि हमारा जो पहाड़ी जो कल्चर है वो गाना लगता है और उसमें झूमते हैं जी। फिर भी हट फिर के क्या होता है वो अपने कल्चर पे आ जाते हैं जी। तो आजकल क्या है, जैसे बड़े मेले होते हैं, जैसे आपका यह समर फेस्टिवल शिमला में हुआ जी। जैसे हमारा शिवरात्रि है, कुल्लू का दशहरा है, चंबा का मिंजर है जी। तो प्रशासन अधिकारी क्या करते हैं कि वहाँ पे बैंड लगा देते हैं जी। और हिमाचल के कलाकार बुला के और वो अपनी बारी जैसे 10 मिनट 5 मिनट देते हैं और बैंड के साथ वो गाना प्रस्तुत करते हैं। जी। होना ये चाहिए था कि अपना कल्चर, अपना वाद्य यंत्र के साथ कलाकार अपनी प्रस्तुति देता तो आगे आने वाली जनरेशन भी देखती कि ये हमारा कल्चर है, हमारा ये वाद्य यंत्र है, ये हमारे लोकगीत है। परंतु हम बड़े दुखी होते हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो मतलब आज जो हमारे वाद्य यंत्रों की जो परंपरा है वो खत्म होती जा रही है जी। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो पराद आपका जो दूरदर्शन केंद्र शिमला है ये अहम भूमिका निभा रहा है जी। जो मतलब हिमाचल का रीति रिवाज हो, खान पान हो, वाद्य यंत्र हो, जो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं आप
जी। तो एक ये साधन है कि इससे हमारी परंपराएं बनी रहेंगी। जी। कल ही मुझे एक दर्शक का फोन आया जी। कि राणा जी आप दूरदर्शन केंद्र शिमला जा रहे हैं, जी। तो हम लगातार इस प्रोग्राम को देखते हैं। जी। अब डीडीएच में भी ये कार्यक्रम जी। प्रस्तुत होता है। बिल्कुल सर, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे फोक की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल के कल्चर की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि टाइम के साथ जो है चेंजेस भी आ रहे हैं, कई चेंजेस अच्छे भी होते हैं और कई चेंजेस को हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ये सारी बातें तो हम आगे करेंगे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारा ये नमस्ते हिमाचल प्रोग्राम होता है तो हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम ज़्यादा सुने, और जब आप जैसे गायक आते हैं तो थोड़े से लालची हो जाते हैं कि थोड़े से हम लोकगीत और सुने। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक छोटा सा लोकगीत अगर आप हमारे दर्शकों और हमारे लिए सुना दें। मैं मंडी जिला का एक लोकगीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। उड़ी जाया काले आकागा, एक बोस निहालई जाया हो। उड़ी जाया काले आकागा, एक बोस निहालई जाया हो। ओ कि दिए मड़ाऊं तेरी कालिया चूंजा, कि दिए मड़ाऊं काले पंखा हो। ओ कि दिए मड़ाऊं तेरी कालिया चूंजा, कि दिए मड़ाऊं काले पंखा हो। ओ सोने मड़ाऊं तेरी कालिया चूंजा, रूपे गड़ाऊं काले पंखा हो। उड़ी जाया काले आकागा, एक वो सनेहालई जाया हो। बिल्कुल सर, बहुत कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये हमें लोकगीत सुनाया। और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए, तो हम सबकी कोशिश यही रहती है, आपकी भी हमारी भी, कि हम हिमाचल के जो कल्चर है उसको और आगे ले जा सके और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुंचा पाए। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि कई सारे जो मेले होते हैं हिमाचल में, वहाँ पर आपने गाया है, और हम जैसे बात करते हैं कि 100 कोस पर हिमाचल में पानी और जो वाणी है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो जब आप परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो हम जानते हैं कि एक लैंग्वेज जो है वहाँ पर अलग है, मंडी ज़िले में अलग है, और जैसे कि अभी मैंने बताया भी कि जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। तो जब आप परफॉर्म करते हैं तो ये लैंग्वेज का बैरियर किस तरह से जो है इसे टैकल करते हैं और किस तरह से इससे ओवरकम करते हैं, और लोग कैसे जुड़ते हैं आपके साथ? दामिनी जी, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर 5 किलोमीटर के बाद हमारी जो बोली है हिमाचल की वो बदल जाती है, वहाँ का जो कल्चर है बदल जाता है। मैं 12 ज़िले हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर के छोड़ को मैंने 10 ज़िलों का फोक में गाता हूँ मैं जी। जैसे मैं चंबा जाऊँगा तो मैं चंबा का गाना गाऊँगा जी। अगर मंडी आऊँ तो मंडियाली गाऊँगा, हमीरपुर जाऊँ तो हमीरपुर का गाऊँगा, अगर बिलासपुरी तो बिलासपुरी गाऊँगा, शिमला मैं ज़्यादा तो मैं प्लेन जैसे मंडी का हूँ। जी। हमारा कल्चर थोड़ा अलग है, पर मैं ज़्यादा फोक जैसे अपर हिमाचल जैसे शिमला का, कुल्लू का ज़्यादा गाता हूँ। तो कई बार हो जाता है कि जैसे एक बार मैं रोहड़ू मेले में गया तो यहाँ का जो कल्चर है थोड़ा अलग है जी। पर मैंने यहाँ का जो कल्चर वहाँ पे गाया तो वहाँ कम से कम 5-6 हज़ार लोग, वहाँ जो रोहड़ू का मेला होता है, तो मैंने अपना फोक भी गाया और वहाँ का भी गाया। होता क्या दामिनी जी, जो हमारा जो कल्चर है लोगों को समझ आए ना आए, पर जो उसकी जो धुन है, जो उसका जो म्यूजिक है, उस पे लोग थिरकते हैं जी। एक बार की बात और बताना चाहूँगा, मैं एक बार पालमपुर में एक आइज हॉस्पिटल है मारिंडा में, तो वहाँ के पूरे वर्ल्ड के सेमिनार जो आई स्पेशलिस्ट थे वहाँ सारे वहाँ पे आए हुए थे जी। तो वहाँ का एक डॉक्टर रोहित गर्ग है, तो वो मेरे को उसने बोला राणा जी हमने हर साल उनका सेमिनार होता है जी। तो हम हिमाचल के सारे कलाकारों को हमने बुलाया है जी। पर हमें आपका कार्यक्रम करवाना है और फोक मतलब प्योर जो आपका हिमाचल का है, चाहे ड्रेस हो, चाहे वाद्य यंत्र हो, चाहे आपका गाना हो, प्योर होना चाहिए। जी।
तो जैसे दामिनी जी, मैंने उनका 50 साल का वो सिल्वर जुबली कार्यक्रम था उनका। जी। तो जैसे मैंने मंच पे आया तो वहाँ पे जैसे दलाई लामा जी वहाँ धर्मशाला में रहते हैं जी। तो तिब्बती लोग भी वहाँ, उनका कार्यक्रम भी था। जी। उसके बाद मेरा कार्यक्रम था जी। तो जैसे मैं मंच पे पहुंचा, जैसे मेरी टीम जैसे वो नृत्य करने के लिए जैसे वाद्य यंत्र पहुंचे जी। तो जितने भी जैसे चीन के बाहर के देशों के जितने भी लोग आए हुए थे जी। तो सब मंच पे सारे, क्योंकि जो हमारा म्यूजिक है, जी। जो हमारी धुन है, उसमें हर लोग थिरकते हैं। जी। तो मतलब वहाँ मैंने इतना कार्यक्रम अच्छा हुआ। जी। तो जैसे मेरे को जो हॉस्पिटल वाले थे उनको मेरे को 10,000 और एक्स्ट्रा इनाम दिया मेरे को। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए कि जो म्यूज़िक है वो लोगों को जोड़ता है, और भाषा कभी कभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो म्यूज़िक है वो लोगों को जोड़ता है, और जो हम प्यार बांटते हैं वो लोगों तक पहुँचता है। तो सर, इसी के साथ जैसे कि हम जानते हैं कई सारे जो आपने एल्बम्स है वो बनाई है, भजन आपने गाए हैं, तो हम अपने एक जो है लोकगीत का हम जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पे, चक्की पे थंबा। तो सर, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, और थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। ये एक लोकगीत है। जैसे हमारे गांव में क्या होता है, जो नदी नाले होते हैं तो वहाँ पे घराट होता है। एक जी। घराट पे जैसे हम अपने जो गेहूँ है, मक्की है, चावल है, दालें हैं, उनको पीस के जैसे हम वहाँ का आटे से जो रोटी बनाते हैं, जी। अभी भी हमारे इलाके में जो घराट होता है। तो जैसे ये एक नवयुवती इस गाने को जैसे गुनगुनाती है जी। कि जैसे वो शिमला, जैसे चक्की पर धम्मा, मतलब चक्की पे जैसे घराट पे जो है जैसे मक्की को लेके वहाँ पे छोड़ना है और उसको पीस के लाना है। जी। तो और युवती कहती है कि उसके बाद आपने शिमला, जैसे हमारा शिमला राजधानी है, तो जैसे शिमला में नौकरी करता है तो आपने शिमला को चले जाना है। जी। तो मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा यहाँ पे। बिल्कुल। ओ चक्की पर धम्मार खाई जाया, फिर शिमले जो चली जाया, चक्की पर धम्मार खाई जाया, चक्की पर धम्मार खाई जाया, फिर शिमले जो चली जाया, चक्की पर धम्मार खाई जाया, फिर शिमले जो चली जाया, चक्की पर धम्मार खाई जाया, फिर शिमले जो चली जाया, चक्की पर धम्मार खाई जाया, फिर शिमले जो चली जाया। ओ फेरी मत बोल दे जे सासू कने लड़ दे, फेरी मत बोल दे जे सासू कने लड़ दे, सासू जो मक्खा कराई जाया, फिर शिमले जो चली जाया। बोल दे जे तेरा कन्ने लड़ दे, फेरी मत बोल दे जे तेरा कन्ने लड़ दे, देरा जो भर्ती कराई जाया, फिर शिमले जो चली जाया, चक्की पर धम्मार खाई जाया, फिर शिमले जो चली जाया। बोल दे जे भाभी कन्ने लड़ दे, तेरी मत बोल दे जे भाभी कन्ने लड़ दे, भाभी जो मक्खा कराई जाया, फिर शिमले जो चली जाया, चक्की पर धम्मार खाई जाया, फिर शिमले जो चली जाया। तो दर्शकों, हमने देखा ये लोकगीत कितनी खूबसूरत तरीके से इसे शूट किया गया है, गाया गया है और फिल्माया गया है। तो सर, अगर हम इसकी बात करें तो जब आप शूट कर रहे थे तो हमने देखा कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन थी और कितनी अच्छी जगह जाके आपने शूट किया है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, जब आप शूट कर रहे थे तो किस तरह का एक्सपीरियंस था, किस तरह का माहौल था, कैसे आपने शूट किया?
इस जो ये जो गाने की जो शूट किया था मैंने, ये धर्मशाला की एक करेरी नाम की जगह है, जी। बहुत ही सुंदर जगह है। जी। तो वहाँ पे जैसे ये जो एक बेटी जो मेरे साथ इस अभिनय किया हुआ है, जी। तो इसका जो भाई था, मेरा दोस्त था, उसने बोला कि राणा जी आपने हमारे गांव आना है जी। और यहाँ पे लोकेशन जो है शूट करनी है, और जो मेरी बहन है आपके साथ अभिनय करेगी। जी। तो जैसे उस गांव में, धर्मशाला में पहली बार ही गया उस गांव में, जी। तो वहाँ भी लोगों में इतने उत्सुक थे कि जैसे वहाँ का अभिनय जो मैंने करवाया वहीं के लोग थे। जी। जैसे ये घराट है, जैसे वो सास है, ससुर है, भाभी है, तो उनको भी, क्योंकि गांव के लोग होते हैं, भोले भाले होते हैं, बिल्कुल। जब उन्होंने जैसे कैमरे के आगे उन्होंने अभिनय किया, जब उन्होंने इस गाने को देखा, तो मतलब वो अपने जो दिल की वो जो व्यथा है वो मतलब उन्होंने जाहिर की कि आपने यहाँ आके जैसे हम इस गांव का जो हमारा कल्चर था वो शूट किया। जी। और इस गाने को, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जैसे गांव में जैसे शादी विवाह, तो इस गाने को जरूर महिलाएं गाती है। जी। तो बस ये एक्सपीरियंस था और वहाँ जाके हमने इस गाने को शूट किया। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लोकगीतों की बात कर रहे हैं, और आपने इतने गाने गाए हैं, कई सारी जगह जो है आपने परफॉर्म किया है, लेकिन सर जब हम देखते हैं एक टाइम की अगर हम बात करें, म्यूज़िक में चेंज आ रहा है, लोकगीतों में चेंज आ रहा है, हम रिमिक्स आजकल देख रहे हैं, गाने कई सारे हो रहे हैं, और पुराने गानों को नया बनाया जाता है, नई उनमें धुन डाली जाती है, नए शब्द उनमें जोड़े जाते हैं। तो ये जो चेंज आया है, ये किस तरह से जो है आप इस पे कहना चाहेंगे, और क्या राय है आपकी इस पर? अक्सर देखा गया है कि दामिनी जी, लोग हट फिर कर, मैंने वही बोला कि क्योंकि जो हमारे जो हिमाचल के जो पहाड़ी लोकगीत हैं जी। उनको बॉलीवुड में भी जाके वहाँ के जो कलाकार उन्होंने गाया हुआ है। जी। तो यहाँ की जो मतलब उनको रिमिक्स करके वो प्रस्तुत करते हैं। जी। परंतु मैंने आज देखा कि दोबारा हट के जो हमारे जो लोकगीत हैं दोबारा से वापिस, जैसे यूट्यूब में सुनते हैं, ज़्यादातर जो गाने हैं मतलब जो पुराने हट फिर के वही गाने दोबारा रिपीट हो रहे हैं। जी। तो एक लोकगीत उसमें से मैं सुनाना चाहूँगा आपको। जी। तो जैसे हमारी तरफ क्या ये पूरी हिमाचल में गाया जाता है, ओ काला घगरा सिलाई के, हो सिलाई के, वो दो बन पानिए जो चलिया मैं तेरी सो, वो दो बन पानिए जो चलिया, पहलियां पौड़ियां उतरी, ओ हाय हाय उतरी, और राजेगी टूआं दी मारी है मैं तेरी सो, और राजेगी टूआं दी मारी है, काला घगरा सिलाई के, हो सिलाई के, वो दो बन पानिए जो चलिया माँ तेरी सो, वो दो बन पानिए जो चलिया। जी सर, जैसे आपने ये लोकगीत गाया, तो जब हम इस तरह के लोकगीत सुनते हैं तो एक पुराना जो है एहसास हमें होता है, और जो हमारी रूट्स है उसे जुड़ाव हमें महसूस होता है। जैसे कि हम अभी रिमिक्स पे बात कर रहे थे, और कई सारे गाने जैसे अभी आपने बताया कि जो रिमिक्स हो गए हैं, लेकिन जो अपना कल्चर है, अपनी रूट्स है, उसके साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो हमारी यूथ है, आजकल जो हमारी जनरेशन है, नई चीज़ों में उन्हें ज़्यादा जो है रुझान रहता है, और वो करना चाहते हैं नई नई चीज़ें। नई नई चीज़ों से जैसे हम देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर चीज़ें नई आ रही हैं, लेकिन कल्चर से जो जुड़ाव है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और आजकल की जनरेशन को ये समझना कितना ज़रूरी है कि उन्हें कल्चर से जुड़ना है और कल्चर को समझना है। दामिनी जी, आज के इस युग में तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे 4-5 साल आने के बाद जो है, जो आज की जनरेशन है अपने कल्चर को भूल जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो आजकल बच्चे हैं जो मोबाइल में, अभी आप समझो कि 7-8 महीने के होंगे, तो जो माएँ होती है तो पहले उनके आगे जो मोबाइल है, आज हमने देखा कि उनको अपने परिवार की रिलेशन के बारे में पता नहीं है, आस पड़ोस के बारे में पता नहीं है, क्योंकि रात दिन वो जैसे मोबाइल में वो गेम में खेलते हैं, मतलब ऐसे जुड़ गए हैं कि उनको खाने पीने की होश नहीं है, उनको पढ़ने की होश नहीं है, और मतलब जो अपना जो रीति रिवाज है, अपना गांव का कल्चर उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो पता नहीं अब क्या होने वाला है। हमें लगता है कि 4-5 सालों में ऐसा होने वाला है कि
बच्चों को अपने जैसे ये दादा, ये चाचा, ये मामा, ये भाई है, ये जो रिश्ते भी ये भी पता नहीं है आजकल के बच्चों को। जो पीछे की जनरेशन है, जो पीछे हम जैसे लोग हैं तो थोड़ा इस कल्चर को मतलब संभाले रखे हैं, पर आगे आने वाली जनरेशन मुझे लगता नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। उनको तो अपने पहाड़ी बोली क्या, उनको ये भी पता नहीं होता कि ये क्या सब्जी है, ये क्या फल है, ये क्या है, क्योंकि मोबाइल के ऐसे रम गए हैं कि उनको मतलब दिन दुनिया का कोई भी जी, मतलब कहा जाए कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी जनरेशन है आने वाली, उन्हें अपने कल्चर से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। और जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी रीति रिवाज है, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, किसी भी तरह का कल्चर हो, उन्हें समझना चाहिए और उससे जुड़ा रहना चाहिए। तो सर, आप ही के द्वारा आपने कई सारी जो है गीत गाए हैं, लोकगीत गाए हैं, भजन गाए हैं, तो आपने छैल लगदा ये भी गाया है, तो हम थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। दामिनी जी, ये मेरी कुल देवी है माँ चतुर्भुजा जी। तो ये मतलब यहाँ पे सच्चे मन से अगर अरदास की जाती है तो पूरी होती है। एक बार की क्या बात है कि एक रामपुर या शिमला जिला का रामपुर का एक जैसे कोड पहले कोड होती थी जी, तो वो उस मंदिर में जाके उसने दिन रात माँ की सेवा की और वो मतलब माँ ने वो कोड जो ठीक कर दी, चमत्कार था। एक घटना और है कि जैसे बॉर्डर पे जैसे फौजी लड़ाई कर रहा था एक उधर हमारे इलाके का ही जी, तो लड़ाई करते करते दुश्मनों के वहाँ वो पाकिस्तान के बॉर्डर में चला गया वो जी, तो वहाँ पे माँ ने उसको दर्शन दिए मतलब कन्या के रूप में जी, वहाँ बॉर्डर पे। तो उसने माँ ने बोला कन्या रूप में कि तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ जी। तो उसके बाद जैसे वो बच के घर पहुंचा तो हमारे नंगे पाँव वो माँ के चतुर्भुजा के मंदिर में अनेकों घटनाएं, तो उसके ऊपर मैंने ये अपने मैंने जो भी गाने में खुद लिखता हूँ, तो ये गाना मैंने पहला गाना था मेरा, ये माँ चतुर्भुजा मेरी कुल देवी है जी। छैल लगदा वो जय हो चतुर्भुजा मैया तेरा मंदिर बड़ा छैल लगदा। छैल लगदा मैया पहाड़ा पर डेरा तेरा मिंजो बड़ा छैल लगदा। छैल लगदा जय हो चतुर्भुजा मैया तेरा मंदिर बड़ा छैल लगदा। छैल लगदा जय हो चतुर्भुजा मैया तेरा मंदिर बड़ा छैल लगदा। बाडरा ते फौजी मैया ते ही बचाया, नंगे पैर चली से मंदिरा जो आया। बाडरा ते फौजी मैया ते ही बचाया, नंगे पैर चली से मंदिरा जो आया। बड़ी कन्या तू रस्ता दिखाया, बड़ी कन्या तू रस्ता दिखाया, सुनी बड़ा छैल लगदा। छैल लगदा जय हो चतुर्भुजा मैया तेरा मंदिर बड़ा छैल लगदा। छैल लगदा जय हो चतुर्भुजा मैया तेरा मंदिर बड़ा छैल लगदा। जी बिल्कुल दर्शकों, हमने देखा कि किस तरह से जो ये लोकगीत है इसको बनाया गया है और हम देख पा रहे हैं कि लोग कितनी भक्ति से लीन है और जो ये भजन है लोगों ने गाया है। तो जब भी इस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं, भजन गाते हैं, आप भजन गाते हैं, कई सारी जगह आपने भी गाया होगा, तो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहता है और किस तरह से जो लोग हैं रिएक्ट करते हैं? दामिनी जी, मैं अपना जो अनुभव है मतलब कलाकार के लिए इतनी इज्जत मिलती है, इतनी जो इज्जत मान मिलता है कहीं नहीं मिलता है। अगर आप कहीं बड़े मंच में भी जाएंगे तो वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता और इतनी इज्जत मिलती है
जी मैं कई बार जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, मैंने हरिद्वार, मतलब हर जगह कार्यक्रम प्रस्तुति किए हैं। जी अभी मेरा सपना है कि जैसे हिमाचल के लोग कनाडा में बसे हुए हैं, जी तो ये एक वहाँ पे एक दर्शक है, तो उन्होंने बोला कि राणा जी आपका कार्यक्रम हम कनाडा में करवाएंगे। जी तो मैंने उनको बोला कि भाई जी मेरी इतनी औकात तो नहीं है, पर मेरा सपना है कि अगर कनाडा में कि ज़िंदगी में एक बार मेरा कार्यक्रम हो जाए तो हो सकता है कि जैसे हमारी लोक संस्कृति है उसके जरिए मैं कनाडा भी पहुंच जाऊं। जी। तो चंद शब्दों में चाहूँगी कि आप हमारी जो दर्शक है, जो यूथ देख रही है, जो चाहते हैं कल्चर से जुड़ना, आप उस यूथ को ये इस जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी कल्चर से जुड़े, अपनी आस्था से जुड़े और अपने लोकगीतों से जुड़े? मैं अपने जो नौजवान हैं, माताएं, बहनें हैं, तो ये यहाँ से दूरदर्शन के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है अपनी जो हमारी अगर लोक संस्कृति बची तो हम बचेंगे। अगर हमारा कल्चर नहीं बचा, हमारा खान पान नहीं बचा तो हमारी कोई पहचान नहीं होगी। तो धीरे धीरे जैसे युवा पहाड़ी गानों की ओर भी आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे शादी विवाह में डीजे लगते हैं तो वहाँ पे जैसे पंजाबी बजेंगे, फिल्मी गाने बजेंगे, पर अंत में क्या होता है मैडम जी, अंत में जो आप अपना जो पहाड़ी संगीत है उसी पे वो चाहे युवा हो चाहे युवती हैं हो, कोई भी काम हो, अपना जो हमारे जो मातृभाषा है हिंदी, जैसे हमारा पहाड़ी, जैसे हमारा अपना जैसे डोगरी है, तो उसमें रुचि लेनी चाहिए ताकि हमारा कल्चर जीवित रह सके और हमारी पहचान बन सकती। जी बिल्कुल, कहा जाए कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, उन्हें कल्चर से ज़्यादा जुड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोकगीत कल्चर में हिस्सा लेना चाहिए और शर्म नहीं माननी चाहिए अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी के साथ सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन दर्शकों इतना ही नहीं, जाते जाते हम आपको एक छोटा सा भजन सुना देंगे, मेरी गोद खाली। तो सर मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये भजन गुनगुना दें। दामिनी जी, ये मतलब उत्तरी भारत का पूरे एक ऐसी संतान दाती माँ सिमसा आपने सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है कि अगर जिस भी माँ बेटी के कोई संतान पैदा नहीं होती तो वहाँ जैसे नवरात्रों में जाके क्या होता है, वो फर्श पे वो माता जी के चरणों में वहाँ निद्रा में सोती है, तो माँ स्वप्न में उन्हें फल या मतलब फूल स्वप्न में देती है। तो वहाँ पे मतलब कोई भी निसंतान नहीं जाता, वहाँ पूरे दिल्ली, कलकत्ता, मतलब आप सुना होगा आपने, जोगिंद्रनगर में सर्च करना आपने माँ सिमसा। तो इसी के ऊपर ये एक युवक है, तो उसने भी ये गाना लिखा, उसकी भी तमन्ना थी कि ये गाना हमने निकालना है। तो आप थोड़ा सा ये जो गाना है गुनगुना दीजिए हमारे। आए न बराते